हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी जिंदगी में खूब मजे कर रहोगे। तो यार आज मैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, मैं मैरिटल रेप के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, सालों से देश की कई अदालतों में चल रहा मैरिटल रेप का मामला देश में एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की एक स्पेशल बेंच ने अपना फैसला सुनाया है, लेकिन ये एक तरह का स्प्लिट वर्डिक्ट था क्योंकि दोनों जजों की राय आपस में बटी हुई थी। एक जज का कहना था कि देश में मैरिटल रेप को स्पेसिफिकली एक क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए, जबकि दूसरे जज का कहना था कि देश में अभी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरह की सुनवाई करता है। दोस्तों, देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप के मामले में अपना किस तरह का फैसला सुनाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रेप की डेफिनेशन क्या है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के मुताबिक। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 375 के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति किसी औरत के साथ उसकी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप माना जाएगा। लेकिन सन 2013 में निर्भया केस के बाद हमारी आईपीसी की रेप की परिभाषा में कुछ संशोधन किए गए और आज यह कुछ इस प्रकार है कि किसी भी मेल बॉडी ऑर्गन का या किसी भी ऑब्जेक्ट का फीमेल बॉडी में उसकी मर्जी के बिना किया गया पेनिट्रेशन रेप माना जाएगा। दोस्तों, रेप के कई टाइप होते हैं जैसे डेट रेप, गैंग रेप, रेप ऑफ चिल्ड्रन, वॉर रेप। इन सभी को हमारे देश में क्लियर ऑफिशियल क्राइम माना जाता है और इन सभी के लिए कड़े कानूनी दंड का प्रावधान है। लेकिन एक ऐसे भी रेप का टाइप है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, वो है मैरिटल रेप। हमारे देश में स्पेसिफिकली मैरिटल रेप को लेकर कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है और इसी पे हमारे देश में आजकल बहस छिड़ी हुई है कि क्या मैरिटल रेप को स्पेसिफिकली एक क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर हम मैरिटल रेप को समझने की कोशिश करें तो नॉर्मल रेप और मैरिटल रेप लगभग एक जैसे ही हैं। दोनों का फंडामेंटल एक ही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट यानी बिना सहमति के बनाए गए यौन संबंध। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि मैरिटल रेप में पीड़ित महिला का खुद का पति ही उसका रेपिस्ट होता है, उसका आरोपी होता है। दोस्तों, मैरिटल रेप का मामला जो देश की कई अदालतों में सालों से चलता आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है आर्टिकल 375 का एक्सेप्शन 2। तब आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 375 के एक्सेप्शन 2 में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से इतना बवाल मच रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके यहाँ पे मदद कर देता हूँ। आर्टिकल 375 के एक्सेप्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो उसका पति उसकी बिना सहमति के जितना चाहे उतनी जबरदस्ती करके उसके साथ यौन संबंध बना सकता है। उसको उसका रेपिस्ट नहीं माना जाएगा, उसके एक्ट को रेप नहीं माना जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो जूम करिए, एक सिचुएशन है, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। लड़का लड़की को शादी से पहले मारता है, पीटता है, उसके साथ हाथापाई करता है तो उस पर अच्छा खासा फिजिकल वायलेंस का केस बन जाएगा। उसी तरह से अगर उन दोनों की शादी भी हो जाती है तो शादी के बाद अगर लड़का अपनी पत्नी को मारता है तब भी उस पर एक अच्छा खासा फिजिकल वायलेंस का केस बन सकता है। ये बात तो आप मानते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से ऐसी ही सिचुएशन अज्यूम करते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अगर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देता है शादी से पहले तो उसे उसका कातिल मान के उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। और अगर इसी तरह से उन दोनों की शादी हो जाती है आपस में और शादी के बाद लड़का अपनी पत्नी की हत्या कर देता है तो भी उसे उसका कातिल मान के उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। इस बात से भी आप एग्री करते होंगे। दोस्तों, असली कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात अब आपके सामने आने वाली है। तो चलिए एक बार फिर से जूम करते हैं। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अगर लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाया उसकी बिना सहमति के तो उसे उसका रेपिस्ट मान के उस पर कड़ा रेप का मुकदमा दायर किया जाएगा। लेकिन बाय द वे अगर उन दोनों की शादी हो जाती है और लड़की की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से लड़का कितनी भी जोर जबरदस्ती करके अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए उसे उसका रेपिस्ट नहीं माना जाएगा, उस पर रेप का मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही वाजिब बात आती है कि जब जबरन बनाया गया यौन संबंध किसी अनमैरिड वुमन की सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी डिग्निटी को, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, उसे मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, तो क्या जब एक शादीशुदा महिला के साथ उसके पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाए जाते हैं तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी डिग्निटी को, उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचती? क्या वो मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होती? क्या शादी होने के बाद महिला अपना ना कहने का अधिकार खो देती है? क्या शादी होने के बाद महिला की सहमति मायने नहीं रखती? और अगर शादी होने के बाद भी महिला की सहमति मायने रखती है तो फिर बिना उसकी मर्जी के जब उसका पति उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाता है तो उसे आईपीसी रेप क्यों नहीं कंसीडर करता? दोस्तों, सरकार द्वारा आयोजित नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में यौन हिंसा के शिकार होने वाली 82% शादीशुदा महिलाओं के गुनहगार कोई और नहीं, उनके पति ही हैं जो उनके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाते हैं। इसी सर्वे के मुताबिक देश में 6% शादीशुदा महिलाओं ने जीवन में कभी न कभी यौन हिंसा झेली है। इस सर्वे के मुताबिक यौन हिंसा से पीड़ित 45% शादीशुदा महिलाओं के शरीर पर किसी न किसी तरह के जख्म के निशान हैं। 17% महिलाएं गहरे घाव, हड्डियां और दांत तोड़ने जैसी ज्यादतियां बर्दाश्त कर चुकी है और वहीं 10% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें किसी न किसी शरीर के अंग पे जलाया गया है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये आंकड़े हमारे अंदर की इंसानियत को झकझोरने के लिए काफी हैं।
दोस्तों कई रिसर्च में पता चला है कि मैरिटल रेप की शिकार महिलाएं अक्सर तनाव, अवसाद, इमोशनल डिस्ट्रेस और आत्महत्या जैसे विचारों से ग्रस्त होती हैं। ये महिलाएं अपनी खुद की और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता को खो देती है। दोस्तों समय देश की बहुत सी संस्थाएं कोर्ट में मांग कर रही हैं कि आर्टिकल 375 के एक्सेप्शन 2 को हटाया जाए और मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए। तो चलिए दोस्तों अब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को देख लेते हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि हमें आर्टिकल 375 के एक्सेप्शन 2 को हटा देना चाहिए। दोस्तों इसका पहला आर्गुमेंट तो यह दिया जाता है कि आर्टिकल 375 का एक्सेप्शन 2 औरतों के लिए आर्टिकल 21 का मीनिंग ही खत्म कर देता है, क्योंकि आर्टिकल 21 रिलेटेड है राइट टू ऑटोनॉमी से। आर्टिकल 21 में क्लियरली लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। बेसिकली यह आर्टिकल अपनी मर्जी से अपना जीवन जीने के और आपकी निजी स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। दोस्तों दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है कि आर्टिकल 498A जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आधारित है, वो स्पेसिफिकली मैरिटल रेप के ऊपर फोकस नहीं करता और मैरिटल रेप को एक सीरियस क्राइम की तरह नहीं लेता। थर्ड आर्गुमेंट ये है कि आर्टिकल 375 का एक्सेप्शन 2 आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 को अगर हम सरल भाषा में समझे तो आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि कानून अंधा होता है और कानून के सामने सभी समान है, लेकिन आर्टिकल 375 का एक्सेप्शन 2 एक मैरिड वुमन और एक अनमैरिड वुमन में फर्क करता है। अब चलिए दोस्तों उन आर्गुमेंट्स को भी देख लेते हैं जो आर्टिकल 375 के एक्सेप्शन 2 को हटाना जायज नहीं ठहराते। दोस्तों साल 2017 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर हम मैरिटल रेप को इंडिया में क्रिमिनलाइज कर देते हैं तो यह मैरिज इंस्टीट्यूशन या शादी नाम की संस्था को खत्म कर देगा। दोस्तों देश में काफी लोगों का कहना है कि शादी विश्वास पे टिका हुआ एक पवित्र रिश्ता है। इस तरह के कानून आने के बाद आदमी हमेशा अपनी मैरिड लाइफ में एक डाउट, एक फियर के साथ जिएगा। उसे हमेशा यही लगेगा कि उसकी पत्नी किसी भी बात पे नाराज होकर उस पर एक फॉल्स रेप केस लगा सकती है। दोस्तों दूसरा आर्गुमेंट यह है कि आपको अलग से मैरिटल रेप पे लॉ की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आईपीसी का आर्टिकल 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 ऑलरेडी सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल क्रुएल्टी जैसे मामलों को इंक्लूड करता है। और अगर आप मैरिटल रेप से प्रताड़ित एक महिला है तो आप आईपीसी के आर्टिकल 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत जस्टिस पा सकती हैं। इस एक्ट के तहत पीड़ित महिला को प्रोटेक्शन ऑफिसर जो आपको केस फाइल करने में आपकी मदद करता है, अपने बच्चों की कस्टडी, मॉनेटरी रिलीफ, मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधाओं के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर पास किया जा सकता है और आपके आरोपी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक बात आ जाती है कि अगर कोई शादीशुदा महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसे अपने बच्चे की कस्टडी नहीं चाहिए या फिर उसे कोई अपना बच्चा नहीं है, उसे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं चाहिए, सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं चाहिए, उसे बस अपने रेपिस्ट पति को रेप के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है, तो फिर वो क्यों अपने रेपिस्ट पति पर सीधा रेप का मुकदमा दायर नहीं कर सकती? क्यों उसे मुकदमे में सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल वायलेंस जैसे वर्ड्स का यूज करके रेप के लिए इंसाफ की मांग करनी पड़ती है? दोस्तों आर्टिकल 375 के एक्सेप्शन 2 को नहीं हटाने के लिए जो तीसरा आर्गुमेंट दिया जाता है वो ये है कि इंडिया में ऑलरेडी काफी ज्यादा फॉल्स रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। आर्टिकल 498A जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है उसका ऑलरेडी इंडिया में काफी ज्यादा मिसयूज होता है और अगर हम मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करके उस पर एक लॉ ले आते हैं तो उसके मिसयूज होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स सहमति के साथ हुआ था या बिना सहमति के हुआ था, इसका पता लगाने के लिए सबूत जुटाना बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों रेप केस रिपोर्ट होने के बाद भले से वो एक फेक रेप केस हो, लड़के को और उसके परिवार को समाज में कितनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है इस बात को शायद हम कभी नहीं समझ सकते। इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जिन पे ये बात बीती है। बहुत से लड़के फेक रेप केसेस के चक्कर में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इस बात से हमें समझना पड़ेगा कि मैरिटल रेप पे लाए हुए कानून का अगर गलत इस्तेमाल होता है तो यह समाज के लिए कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है। गलत इस्तेमाल होने से कितने सारे मासूम लड़कों की और उनके परिवारों की जिंदगियां खराब हो सकती है। दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी तरफ से एक बात करना चाहूंगा, क्या हमारे देश में रेप केसेस को लेके जेंडर न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट करती है? शादीशुदा जिंदगी में पति के साथ उसकी पत्नी बिना सहमति का यौन संबंध बनाती है तो क्या हम उसे भी मैरिटल रेप में काउंट करते हैं? क्या हमारे एग्जिस्टिंग लॉज, हमारी सोसाइटी आदमी के साथ उनकी फीमेल पार्टनर्स के द्वारा किए गए सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज को भी इतना ही स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज करती है? क्या हमारे देश में रेप लॉज को लेकर जेंडर न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट करती है? और अगर हम इस इशू को इतना ज्यादा स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रेप का तो फंडामेंटल एक ही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के बनाया गया यौन संबंध। इसका जेंडर से क्या लेना देना है? दोनों बातों में कितना फर्क है कि पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करके यौन संबंध बनाए या फिर पत्नी अपने पति के साथ उसकी मर्जी के बिना, उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती करके यौन संबंध बनाए। जबरदस्ती तो दोनों ही केसेस में हो रही है ना।
जब हमारे एग्जिस्टिंग लॉज, हमारी सोसाइटी पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरन बनाए गए यौन संबंध को इतना बड़ा क्राइम मानने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों पति के साथ उसकी पत्नी द्वारा बनाए गए जबरन यौन संबंध को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हमारी सोसाइटी उसके लिए कोई कानून की मांग नहीं करती। दोस्तों, जब हमारे देश में यह दलील दी जाती है कि 100 से 150 कंट्रीज में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उसे एक सीरियस क्राइम माना जाता है, तो फिर हमारे देश में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया गया अब तक? तो हम यहाँ पे एक चीज मिस कर जाते हैं कि उन सभी 100 से 150 कंट्रीज में रेप लॉज जेंडर न्यूट्रल है, या फिर उन सभी कंट्रीज में रेप लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश चल रही है। उन सभी देशों में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पुरुष ने महिला के साथ जबरदस्ती करी या फिर महिला ने पुरुष के साथ जबरदस्ती करी। वहां पे जिस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वो है जबरदस्ती, बिना सहमति के किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स। चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि वैवाहिक बलात्कार के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, इसका पहला कारण तो है अवेयरनेस की कमी। हमारे देश में लड़कों को पता ही नहीं है कि जब वो जोर जबरदस्ती करके अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो वो एक तरीके से बलात्कार है। और हमारे देश में लड़कियों को भी यह नहीं पता है कि जब उनके पति उनके साथ जोर जबरदस्ती करके यौन संबंध बनाते हैं तो वो रेप की शिकार हो रही है। दोस्तों, आज के दौर में भी हमारे देश के ज्यादातर घरों में और समाज में लड़कों को यही सिखाया जाता है कि उनका अपनी पत्नी पर, उसके पूरे शरीर पर पूरी तरह से हक है। उसी तरह से लड़कियों को सिखाया जाता है कि उनका पति ही उनका देवता है, जो वो उनके साथ करे वो सब जायज है, अपने पति को संतुष्ट करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, मैरिटल रेप की एक और बहुत बड़ी वजह है कि जो महिलाएं मैरिटल रेप से पीड़ित हैं, जो इसका शिकार हैं, जो आए दिन अपने पति के द्वारा इसका शिकार बनती हैं, वो महिलाएं भी अपने शादी के बंधन में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनको और ज्यादा अधिक हिंसा का डर होता है, या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको एक झूठी आशा होती है कि उनका पति कभी ना कभी बदल जाएगा, उसके व्यवहार में कभी ना कभी परिवर्तन जरूर आएगा। दोस्तों, मैरिटल रेप एक बहुत ही सीरियस क्राइम है, लेकिन ये सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरे विश्व में यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, अब ऐसे तरीके डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम मैरिटल रेप्स को अपने समाज में, अपने परिवारों में काफी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं जो पॉइंट्स बोलने वाला हूं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अब मैं मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर वैवाहिक बलात्कार पतियों द्वारा अपनी पत्नियों का किया जाता है, पत्नियों द्वारा अपने पति का नहीं किया जाता। यार, इसका पहला तरीका तो यह हो सकता है कि हम अपनी स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें, ताकि बच्चों को प्यूबर्टी के दौरान होने वाले फिजिकल चेंजेस, अपने जेनिटल्स, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, बर्थ कंट्रोल जैसे टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल सके। उन्हें पता चल सके कि सेक्स एक म्यूचुअल एक्टिविटी है जिसमें दोनों पार्टनर्स की सहमति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सहमति लेने से या देने से पर्सनल डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है, और सहमति इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि आपकी बॉडी और आपकी सेक्सुअलिटी किसी और की संपत्ति नहीं है। दोस्तों, मैरिटल रेप्स को कम करने के लिए हमारे घरों में पेरेंट्स भी काफी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें शुरू से अपने लड़के को समझाना चाहिए कि अपनी पत्नी की सहमति, उसकी हाँ या ना का सम्मान करे, अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ना करे, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। और इसी तरह से पेरेंट्स को अपनी बेटियों को भी समझाना चाहिए कि अगर वो अपने पति द्वारा यौन हिंसा का शिकार होती है तो उस बात को छुपाए नहीं, इस बारे में अपने घर के बड़ों से, समझदार लोगों से बातचीत करे। और कल को अगर आपकी बेटी हिम्मत करके आपके पास ये बात लेके आती है कि वो अपने पति द्वारा यौन हिंसा की शिकार हो रही है, तो उसे एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह ना दें, उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करें। आपकी बेटी का पति ही उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे हल्के में जाने दें। गलत गलत ही होता है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। दोस्तों, हमारी सोसाइटी को एक और बात समझनी होगी कि नो मीन्स नो ही होता है, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, धर्म हो या फिर देश हो। हमारी सोसाइटी अभी भी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि सिनेमा में और असल जिंदगी में फर्क कर सके। आज भी हमारा सिनेमा हमारे देश के आम आदमी की सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आपको बॉलीवुड मूवीज में, रीजनल सिनेमा में बहुत से ऐसे डायलॉग्स, ऐसे सॉन्ग्स मिल जाएंगे जिसमें साफ कहा जाता है कि महिला की ना में भी हाँ होती है। हमारे देश में जो लोग सिनेमा को, सॉन्ग्स को असल जिंदगी से जोड़ के देखते हैं, उन लोगों की सोच इस तरह के लड़कियों की ना को हाँ बताने वाले डायलॉग्स और सॉन्ग से बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होती है। दोस्तों, हम लास्ट में यह कर सकते हैं कि हमें हमारे देश के एग्जिस्टिंग लॉज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर आर्टिकल 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमों में अपनी पत्नी के साथ यौन हिंसा करने वाले दोषी कम सजा पाकर छूट जाते हैं या बरी हो जाते हैं। और अगर हमारे एग्जिस्टिंग लॉज मैरिटल रेप्स को लेकर प्रॉपर जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें स्पेसिफिकली मैरिटल रेप को लेकर कड़ा कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।
मैरिटल रेप केस में जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो ये पता लगाना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले पति ने अपनी पत्नी की सहमति ली थी या नहीं। लेकिन कोई क्राइम को प्रूव करने में मुश्किल होने का ये मतलब नहीं है कि हम उस क्राइम को ही रिकॉग्नाइज ना करें, उस क्राइम को क्राइम ही ना माने। और अगर सरकार मैरिटल रेप पे कोई कड़ा कानून बनाती है तो सरकार को कोशिश करनी होगी कि उस लॉ को, उस कानून को इस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि उसका मिसयूज ना हो, क्योंकि अगर इस तरह के कानून का मिसयूज होता है तो वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको मैरिटल रेप को लेके काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके मैरिटल रेप को लेके अपनी राय रख सकते हैं और नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।